नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शक और पार्टिसिपेट का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं इस खास वेबिनार सीरीज में। टुडेस टॉपिक इज रिसेंट अमेंडमेंट ऑन जीएसटी एंड जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो हमारे साथ में दो मेहमान, दो हमारे गेस्ट मौजूद हैं। एक है चीफ गेस्ट श्री राधेश्याम शर्मा जी। राधेश्याम जी, आपका स्वागत है। और दूसरे हमारे आज के कीनोट स्पीकर हैं सीए मनीष गादिया जी। आपका भी स्वागत है। यस, आज का सिलसिला जारी रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का हम परिचय दे दें कि श्री राधेश्याम शर्मा जी आईआरएस हैं, फार्मर कमिश्नर जीएसटी एक्साइज एंड कस्टम्स एज ए एडवोकेट लॉ एंड फार फर्म अभी कार्यरत है, काम कर रहे हैं। और 2002 बैच के आईआरएस ऑफिसर है। असिस्टेंट कमिश्नर टू एडिशनल तक औरंगाबाद में इन्होंने वर्क किया है, काम किया है। मुंबई कस्टम जोन, सर्विस टैक्स और सेंटर एक्साइज तमाम बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हुए हैं एज ए कमिश्नर। राधेश्याम जी का हम स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म में। और रिटायरमेंट के बाद भी आज भी राधेश्याम जी अपने फर्म के जरिए लोगों को प्रोफेशनल एडवाइस कंसल्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को फ्री, लोगों को अवेयर और एजुकेट करने में भी शामिल है। तो राधेश्याम जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे दूसरे कीनोट स्पीकर वो भी एक हस्ती हैं। और सीए मनीष गादिया जी के बारे में बता दूं, 1997 में चार्टेड अकाउंटेंट करने के बाद आज लगभग 25 सालों का बड़ा अनुभव रखते हैं। सर्विस टैक्स हो सर, इनकम टैक्स हो, जीएसटी और तमाम मामलों के जानकार हैं मनीष गादिया जी। और पिछले 25 सालों से काफी इसमें अनुभव रखते हैं। मनीष गादिया जी WRC ICI सी इंस्टीट्यूट का बड़ा फर्म जो सीधे सीधे आपकी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, उनका प्रावधान, उनका प्रोटोकॉल। WRC विंग के पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं मनीष गादिया जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँ, आप दोनों का स्वागत है। और हम शुरू में हमारे जो मुख्य अतिथि उनका मार्गदर्शन लेंगे सब्जेक्ट पर। उसके बाद सीए मनीष गादिया जी का इस पर प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, लंबा है, वो आपको अवेयर करेगा, एजुकेट करेगा। और आपके इस पीपीटी के प्रेजेंट तुरंत बाद हम सवाल जवाब भी लेंगे आप तमाम लोगों के। ये लाइव भी हो रहा है यूट्यूब पे, तो तमाम जो आपके सवाल है वो चैट बॉक्स में हो या यूट्यूब पे हो, वो सवाल भी लेंगे सर। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप दोनों का और तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, जितने पार्टिसिपेट जुड़े हैं यूट्यूब पे, तमाम लोग जो देख रहे हैं लाइव हमें, तो मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप हमारे जो मुख्य अतिथि है, स्पीकर्स, उनका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है और कंधे पर किसी का हाथ काफी है, कंधे पर किसी वाह का वाह हाथ वाह वाह। काफी है। दूर हो, वाह धन्यवाद। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है। आज राधेश्याम जी फोर्ट से कनेक्ट हैं, मनीष जी अंधेरी से या उनके ऑफिस से कनेक्ट होंगे, हम अंधेरी में बैठे हैं, लोग अलग अलग तरह से कनेक्ट है। तो दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास का राधेश्याम जी, हमने डिजिटल पर रिश्ते बनाए हैं और लोगों को अवेयर किया, एजुकेट किया है। तो हम कोरोना टाइम में काफी फेमस हुए इस प्लेटफॉर्म के जरिए, महासेवा और एमएनएस मीडिया। और ये प्लेटफॉर्म के मतलब फाउंडर बोले हैं और हमने मिलकर जो किया है, सीए रमेश प्रभु जी काफी अवेयर करते हैं। 25-30 सालों से कॉपरेटिव सेक्टर हो या हर एक विषय पर सीए चार्टेड अकाउंटेंट है रमेश प्रभु जी। तो उनका भी खूब खूब धन्यवाद। वो कनेक्ट होंगे तो उनका भी मार्गदर्शन लेंगे। तो सबसे पहले इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि से चाहेंगे हम उनको मार्गदर्शन करें और आज इस वेबिनार सीरीज का उद्घाटन करें। एज ए चीफ गेस्ट, प्लीज वेलकम टू एडवोकेट राधेश्याम शर्मा जी। First of all, I should thank Sunil Sharma ji, Ramesh Prabhu ji, and Manish ji, all office bearers of MahaSeWA as well as ICI, Indian Chartered Accountants Association, like Ramesh ji and Manish ji, who has erstwhile president. So this is a very welcome initiative which is being regularly through podcast,
through webinars, through your episodes on YouTube, issues concerning the real estate sector, the housing societies in particular, because housing societies, many of them are low income group, medium income group housing societies also. So their issues, if you are taking on a public platform, this is a very welcome initiative, and I must thank you for that. I think today my role is a bit limited, though Sunilji has made me chief guest. But do you expect me to deliver some lecture on this, or just we will be having participatory interaction? Mainly, Manishji has some presentation to, like some PPT is going to present. Huh? So basically, do you think that I should start the discussions? ओके, थैंक यू वेरी मच सर. अब इनवाइट करते हैं आज के कीनोट स्पीकर सीए मनीष गादिया जी. प्लीज वेलकम मनीष जी. First of all, I thank Sunil Sharma ji, Ramesh Prabhu ji for inviting me here and to share my thoughts. And I'm also thankful Radheshyam ji Sharma ji that he is here for entire session and will guide me with his views also. And I always say that GST is a transaction-based tax, and each transactions are different from other transactions. So the topic given to me is the recent changes in GST as well as the redevelopment of the society. As far as redevelopment of society है, मेरा जो नजरिया है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर एग्रीमेंट अपने आप में अलग एग्रीमेंट है और हर एक की टैक्सेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है. बट मैं कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस करने का और कुछ प्रोविजंस डिस्कस करने का जो कॉमन है. डेफिनेटली डिफरेंट व्यूज आर पॉसिबल ऑन दिस and we will always have a multiple view on the same. So I will start my PPT and I will first discuss with the redevelopment of society. But before going to redevelopment of society, some basic provisions I will discuss first and then we'll go to the topic. तो जैसे हमको पता है 1 जुलाई 2017 को GST आ गया था. उसके अलावा उसके बाद में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने काफी नोटिफिकेशंस इशू किए और इसको कंप्लीटली स्कीम को चेंज कर दिया. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू द न्यू स्कीम विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. सो प्रोजेक्ट को उन्होंने दो में बाइफरकेट किया. वन इज द कमर्शियल अपार्टमेंट which may be a part of the residential project, and where the carpet area of commercial apartment is equal to or less than 15% of total carpet area of all the apartment. If it is up to 15% and 85% or more than 85% is residential, then it will be called as RREP, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. बट अगर कॉमर्शियल एरिया उसमें 15% के ऊपर है, 16 या उससे ऊपर है, देन इट विल बी कॉल्ड एज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट REP. इन केस ऑफ RREP द टैक्स रेट इज 5% और 1%. जब भी मैं 5% या 1% कहता हूं, एक्चुअली देयर इज नो सच रेट ऑफ टैक्स 1% or 5%. द टैक्स रेट इज 1.5% or 7.5%. But the notification says that deduction toward value of land will be given, 1/3 deduction toward value of land will be given. The effective rate will come on entire value will be 1% or 5% as the case may be. In case of commercial apartment, in case of REP, the effective rate for GST is 12% for commercial and 1 or 5% for residential. And if it is a commercial apartment, standalone commercial apartment, 100% commercial, then it will be 12%. Whenever I am saying 12%, it means the tax rate is 18% and the deduction toward value of land will be 1/3. And which is the compulsory deduction what they have given in the notification. अब हम आ जाते हैं RREP में. RREP means residential real estate project. अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कारपेट एरिया इज इक्वल टू और लेस देन 60 स्क्वायर मीटर इन अ मेट्रो सिटी
and 90 square meter in a non-metro cities, अगर ऐसा है, and value of per flat is up to rupees 45 lakh, then it will be called as affordable housing. And in case of affordable housing, the tax rate is 1.5%. Deduction toward land is 1/3. So effectively it will be 1% of the total value. बॉम्बे जैसी सिटी की अगर हम बात करें, 45 लाख में घर मिलना बहुत ही मुश्किल है, irrespective of the area. So I will not discuss much about the affordable housing. But if something is not affordable housing, then the tax rate becomes 7.5%, 1/3 deduction toward the value of land, and then it will become a 5%. So affordable housing के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दोनों की दोनों होनी चाहिए, that it should be less than 60 square meter, and second it should be value should be up to 45 lakh and it should not be more than 45 lakh. दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है, then it will not become a affordable housing. ये हमको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है. सेकेंड है, 1 अप्रैल 2019 के बाद में जो भी हमारा आरआरईपी है, जो भी हमारा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है जिसके ऊपर हम 5% या 1% टैक्स पे करते हैं, सारा का सारा अमाउंट हमें कैश में पेमेंट करना है. कोई भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. इसके अलावा जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, उसका मेजर कॉस्ट होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर कॉमर्शियल है तो उस पर 18% है. इन केस ऑफ रेसिडेंशियल, if it is affordable and carpet area of affordable is less than more than 50% of the total carpet area, तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर उसको 12% चार्ज करेगा. अदर देन अफोर्डेबल है, then it will be 18%. तो बेसिकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज 12%. only if carpet area of affordable is more than 50%, then and then only it will be 12%. अदरवाइज इट विल बी 18%. दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने चैट बॉक्स में भी देखा कि टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम, हेलो ये सब. यस सर, ये आपने जो 12% और 18% वाला जो बताया है ना, कि विथ मटेरियल काम होता है, तो अगर कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर या मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर्स के नीचे है तो उसमें 10% लगेगा. बट आई थिंक सर, मेरे हिसाब से इसमें कुछ अमेंडमेंट आके फिर गवर्नमेंट ने पूरा ही 18% कर दिया है सर. वर्क कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं? हाँ सर, ये जो विथ मटेरियल जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का दिया हो ना, तो इसके बाद आई थिंक इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके ये जो 12% का रेट जो है ना, वो आई थिंक अमेंडमेंट करके अभी सिर्फ फ्लैट 18%, क्योंकि सारे यहाँ पे हमारे सूरत में जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है ना, जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो पूरा अभी रिसेंटली जो भी लास्ट 1 या 2 ईयर्स से सभी 18% ही दे रहे हैं. सर अफोर्डेबल जब मैं बात करता हूं तो अफोर्डेबल का मतलब हो गया कि कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर के नीचे होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है कि सेल वैल्यू जो है 45 वो 45 लाख के नीचे होना चाहिए. सो अगर आपका सेल वैल्यू 45 लाख के ऊपर है और इसका कारपेट एरिया 60 के नीचे, तो भी वो अफोर्डेबल नहीं होगा. गॉट माई पॉइंट? हाँ, यस सर, यस. हाँ, तो भले ही वो बॉम्बे हो या सूरत हो, मुझे नहीं लगता 45 लाख के नीचे का कोई घर मिलता है वहां पे, तो इसके लिए अफोर्डेबल होता ही नहीं है. इसके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड चार्जिंग 18%. तो 45 lakh they have decided at the time of 2019. But if you see today's scenario, I don't think any flat, any property is available less than 45 lakh. So anyway, so we'll go to next is that TDR, FSI, long-term lease premium. So TDR, FSI और लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम के ऊपर गवर्नमेंट ने नई स्कीम में इसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है इफ इट इज अ जेडीए प्रोजेक्ट, और मे बी यू कैन से इट इज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सो टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम जो कि इधर ओनर के पास होता है या सोसाइटी के पास होता है, सो उनको जीएसटी इसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. डेवलपमेंट राइट, टीडीआर, एफएसआई, इसके ऊपर जीएसटी का टैक्स रेट है 18%. के अलावा इन्होंने एक और चीज दिया हुआ है कि अगर बिल्डर ने सारा का सारा फ्लैट
फर्स्ट ऑक्यूपेशन के टाइम पे नहीं बेचा, देन GST will be applicable on TDR, FSI or long-term lease premium, and which will be paid by the developer, not by the society or the landowner. So ये चीज हमको याद रखना है कि इसमें एग्जेम्पशन कब मिलेगा, जबकि बिल्डर ने पूरा का पूरा माल जो है वो बेच दिया है बिफोर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। आफ्टर अगर कुछ भी प्रॉपर्टी बच गई है तो उसके ऊपर उतने पोर्शन के ऊपर डेवलपर ने उसका GST पे करना है। सो इसको हम अभी समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लैंड ओनर या फिर सोसाइटी की मैं बात करूं, दोनों एक ही फुटिंग्स पे आते हैं। सो दे ट्रांसफर TDR, FSI और एडिशनल FSI, which is again a service as far as GST is concerned. TDR FSI जो है ये बेसिकली इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी which was specifically carved out under the erstwhile service tax law, and which says the definition of goods or service exclude immovable property. But if you see the definition of currently the service in the GST, it says that service means anything other than goods or land. It is not exempting immovable property. इसलिए ट्रांसफर TDR, FSI और एडिशनल FSI भी टैक्सेबल है, इट इज अ टैक्सेबल सर्विस। बट एज आई सेड द नोटिफिकेशन एग्जेम्प्टिंग इट, उसके हम इम्प्लीकेशन क्या है उसको समझते हैं। डेवलपर प्रमोटर जो है वो कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट देता है ओनर को या सोसाइटी के मेंबर्स को, इन माय व्यू विच इज अगेन अ सर्विस, एंड ऑन दिस सर्विस डेवलपर इज लायबल टू पे द GST ऑन द सेम। एंड वो क्या रेट से GST देगा, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1%, अदरवाइज ही विल पे GST एट द रेट ऑफ 5%। He will pay GST at the rate of 5% in case of residential. We are not discussing anything about commercial because the topic is redevelopment of societies. Now, sometime what happened is, maybe in case of redevelopment of society or maybe in case of landowner. If there is a landowner, so builder will give certain portion or maybe 40% portion to the landowner and balance 60% developer will sell. And then the landowner will sell the balance portion of 40% to the buyer. So now here the questions come. If there is a landowner, joint development agreement is there, and if there is a joint landowner, so as we discussed, landowner will charge GST to the buyer at the rate of 5%. And we have already discussed that the tax rate of 5%, ITC will not be available. So developer will first give that 40% to the landowner. On that 40%, developer will charge GST to the landowner in case of JDA. Landowner, whether he will get the credit of the same or not is a question. So notification further clarifies that in this scenario, landowner will get the credit. But here the issue is that when the developer will pay the tax, notification says, law says that developer will be liable to pay GST on the landowner portion at the time of first occupation. तो सपोज मेरा जो प्रोजेक्ट है 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ और वो कंप्लीशन होना है 31 मार्च 2026। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 को आना है। So in that scenario, the landowner will be liable to pay GST to the developer on 31st March 2026. But landowner of his 40% share will start selling the project, selling the flat during the year 24, 25 or up to March 26. And he will collect the tax, he will pay the tax. And once the developer will charge the GST, he will not get any credit of the same. Although notification says that landowner is liable to get, is eligible to get the credit. So what to do in this kind of scenario? So what best you can do in this kind of scenario is that you can ask a developer कि whenever your time of supply as a landowner will trigger,
At that point of time, developer can raise an invoice and pay the tax and collect the tax from the landowner. So the landowner will get the credit of the same. But if developer is not ready for the same, then it will become a cost for the landowner, and then this cost is very, very huge. That's what we have to take care while entering into this kind of joint development agreement. Second, I discussed that TDR FSI, additional FSI is exempt in case of residential project when there is a joint development agreement or when there is a redevelopment of the society. To take an example, there is a total number of flat 100 which is going to be constructed in a new building. Developer is going to give existing landowner 40 flats. So 60 flats will be with the developer. Out of 60 flats, he is able to sold only 30 flats till the first occupation certificate will be received. Each flat will be sold later on. And suppose the value of each flat is 1 crore. So GST will be payable only on the unsold portion. What is the unsold portion? In our example, whether the 70 flats are unsold, 30 flats unsold, and 40 flats which are given to the society members are unsold, or whether only 30 flats are unsold. I request participants if you can put in the chat box. It will be easier for me to answer your queries. So unsold is 30. So we are clear that 40 flats which has been given or allotted to the owner is actually also, or to the society, is actually a sale already sold. So 30 are unsold. So GST rate on lease premium or TDR or FSI is 18%. But the option has been given in the law which says that it will be 18% or maybe the 5%. Suppose the flat value is 1 crore rupees in our example, so it is not affordable housing. If it is not affordable housing, then the tax rate is 5%. And it says, law says that GST on this TDR will be calculated on the basis of the first value of the flat which has been transferred or which has been sold by a developer to an independent buyer. So अगर उसने जो 30 फ्लैट बेचे हैं उसमें जो सबसे पहला फ्लैट उसने किसी भी बायर को बेचा है उस जिस वैल्यू पे उसने बेचा है, तो सपोज द फर्स्ट फ्लैट व्हाट ही हैज सोल्ड इज एट 1 crore rupees. The last flat what he must have sold is suppose 1.5 crore. But for calculation of the TDR, the value will be treated as the first sale, that is 1 crore. So 1 crore into 30 crore. 30 crore ka 5%. On that he is liable to pay the GST, or maybe whatever may be the value of TDR of that remaining portion of 30%. Uska 18%, whichever is higher should be liable for GST. That's what we have to keep in mind while calculating this. सर इसमें FSI वाला जो आपने बताया सर वर्किंग के टोटली 40 यूनिट्स जो है वो लैंड ओनर्स को मिल रहे हैं और 30-60 जो डेवलपर है 30-30 जो रेशियो है वो सोल्ड बिफोर है, तो उसमें प्रपोर्शनेट जो 18% काउंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो वैल्यू डिराइव कैसे करेंगे कि कौन से प्रोपोर्शनेट गिननी पड़ेगी, कैसे गिनेंगे? ओके तो इसमें हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो मेरे को डेवलपमेंट राइट है टोटल लैंड पार्सल का, ठीक है, तो डेवलपमेंट राइट का जो वैल्यू है, बिकॉज उसका जो एग्रीमेंट एंटर करते हैं उस टाइम पे दे आर लायबल टू पे अ स्टैम्प ड्यूटी ऑन द सेम. करेक्ट टॉपिक भाई? यस. तो हम ये समझते हैं कि 10 करोड़ रुपया उसका वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वाले ने पकड़ा, सो विच इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ फेयर मार्केट वैल्यू. 10 करोड़ में से 30% इज अनसोल्ड, सो 3 करोड़ हो गया डेवलपमेंट राइट का वैल्यू. ओके. 3 करोड़ का 18% कितना हो गया? 54. करेक्ट. तो Yes. 54 लाख. या फिर 1 करोड़ का वैल्यू है मेरा फ्लैट का इंटू 30 करोड़ का 5%. 5%. ओके. तो 1 करोड़ 50 लाख हो गया ना.
So whichever is higher, on that you are liable to pay GST. I hope I am clear with this example. Yes, sir. And developer is also liable to pay GST on that 40 flats which has been given to the society owners, member of the society. Again, uska bhi calculation at the time of possession hai. And it will be the first value of first flat sold to the independent buyer. Joint development में revenue sharing. I think revenue sharing I can skip. Redevelopment में revenue sharing generally होता नहीं है. If anyone is interested, we can go through the revenue sharing portion. Otherwise, we will skip this. Again, एक बड़ा question है जो मैं लेना चाहूंगा कि many times we have seen that there is a owner of the land which appoint a developer to develop a land. तो लैंड वाला डेवलपर क्या करता है, उसका सीवरेज सिस्टम बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी लाना है, उसका जो रोड बनाना है, दैट वर्क ही डू. So, and then they will sell the land as it is to the buyer. And it will always be a tri-party agreement. So here the question is whether the developer is selling a land or whether the developer is liable to pay GST on the development charges what has been collected. So there are a couple of AR, but my view is that you have to see again a contract, and definitely if it is a tri-party agreement, so developer, whatever developer is getting a money is for his services, which is definitely liable for GST, but the value of land is not liable for GST. एक ये बहुत ही बढ़िया तौफीक भाई आपके स्टेट का ही एक जजमेंट है, मुंजाल मनीष भाई भट्ट, बिकॉज हम देखते हैं the law says that deduction of 1/3 value toward land is available. Here in this judgment, whether it is constitutionally valid or not, because if I see the Mumbai city itself, so getting a property, constructed property less than 35,000 is very difficult in the part of any part of the city itself. But if you see the construction cost may not be more than 4,000 square feet or maximum 5,000 square feet से ज़्यादा होता नहीं है. But what it means 1/7 is the construction cost and 6/7 is the value of land. But the law provide me only 1/3 deduction toward the land. So whether it is constitutionally valid. So Gujarat High Court has said that ad hoc rate of 33% cannot be applied for ascertaining the value of land, calculating goods or service portion in the sale of under construction flat. So when the actual value of land is available in the contract, the government cannot rewrite the contract which is already entered by independent parties and try to find out the value of supply when it is specifically provided in the contract. And GST law prescribed valuation rule which are comprehensive enough to take care of various situations where the taxable value cannot be determined from the transaction value. So basically it says that if you have a different bifurcation for the value of land and for the value of construction, GST shall be leviable only and only on the value of construction at the rate of 18%. And in my view, which may be very, very cheap as compared to 1/3 deduction as far as the metro cities like Mumbai, Pune, Surat, etc. So now what next? That agreement shall be drafted very carefully, which should give the bifurcation that what is the value of land and what is the value of construction. I am not expert on RERA. And Sunil ji, I want your views or Prabhu Saab's view on this, whether under in the Maharashtra we can enter into this kind of contract where we can bifurcate that value of land is this much and value of construction is this much. And if yes, then GST shall be leviable as per this judgment are concerned only on the value of construction. This is from my side as far as the redevelopment is concerned. Another topic given to me is what are the recent changes in GST law? Thank you very much, Gar. Very good. Thank you.
So according to the development agreement, the builder reimburses the PMC fees to the society account in installment. The society then transfer this fund in installment to the PMC within the same financial year from the Cooperative Housing Society account. Is the society liable for GST on income and income tax on this transaction? So first of all, Samarji, I am not expert in income tax, so difficult for me to answer the same. Radheshyam will you answer this? कि ये बोलना चाह रहा है कि बिल्डर ने पीएमसी फीस बिल्डिंग का सोसाइटी को दी और सोसाइटी ने वो पीएमसी फीस बाद में एक्चुअल पीएमसी को दे दी, तो वेदर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं? He is saying according to the development agreement, the builder reimburses the PMC fees to the society account in installment. The society then transfers these funds in installments to the PMC within the same financial year from the CHS account, with the society liable for GST and income tax on this transaction. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर, क्या होता है रीडेवलपमेंट के केस में सोसाइटी जो है एक पीएमसी अपॉइंट करती है, बिकॉज सोसाइटी को ट्रस्ट नहीं होता है बिल्डर के ऊपर और सोसाइटी में जनरली पैसा नहीं होता है पीएमसी को देने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं बिल्डर को कि आप मुझे इतना पोर्शन जो है ये कंस्ट्रक्टेड एरिया दे देना, प्लस मेरा ये पीएमसी है इसका भी पैसा मुझे दे देना, प्लस मुझे कॉर्पस दे देना, प्लस मुझे प्लस 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 है। ठीक है। सो मेरा ये मानना है जनरली जो एग्रीमेंट मैंने देखे, बिकॉज अगेन इट विल डिपेंड ऑन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, but generally this PMC fees is not a separate charges what has been collected by society from the builder. It is actually the part of the redevelopment what the society is getting. So builder के लिए तो ये एक तरीके से TDR का कॉस्ट या आप जो भी समझ लीजिए उसी का ही है, बिकॉज बिल्डर जो भी पेमेंट करता है वो तो TDR FSI के लिए ही पेमेंट करता है सोसाइटी या उसके मेंबर्स को, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। और नहीं, ये जो PMC पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ना मनीष जी, अभी तक जो आपका जो प्रेजेंटेशन था वो था नोटिफिकेशन 11/2017 जो है, जिसमें लैंड ओनर प्रमोटर भी है और डेवलपर प्रमोटर भी है, और वो आपस एक दूसरे का जो उनका शेयर है आपस का, बोथ कैन सेल दैट एंड टेक क्रेडिट एंड ऑल दैट। उसमें डेवलपमेंट राइट्स जो है उसके ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी वो सब डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो ये मैटर आ गया सोसाइटी का, यहाँ पे तो रिहेबिलिटेशन पोर्शन भी है ना, सोसाइटी हाँ, मेंबर। उस पे हम आते हैं। तो पहले ये पीएमसी वाला उनका एक हाँ, तो ये पीएमसी का जो है इशू, वो वैसे ही केस की बात कर रहे हैं ना, जहाँ हाउसिंग सोसाइटी ने बिल्डर के साथ प्रमोटर के साथ कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है ना, जेडीए किया। अब जेडीए किया तो उनको एक अलग से अपना प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बहाल करना है, जो बेसिकली सोसाइटी ने अपॉइंट किया है, तो उसका खर्चा सोसाइटी को देना है। सोसाइटी के पास फंड कम है तो उसने बिल्डर को बोला कि आप पेमेंट कर दो, और उसको सोसाइटी धीरे धीरे सेम फाइनेंशियल ईयर में बिल्डर को वापस कर देती है। यही अरेंजमेंट है ना? नहीं, बिल्डर को वापस नहीं करती, बिल्डर से पैसा ले लेती है और वो पैसा वो पीएमसी को दे देती है। राधेश्याम जी, ऐसा है कि जो फॉर्मेट है रीडेवलपमेंट का, मुंबई में रीडेवलपमेंट का फॉर्मेट है कि स्टार्टिंग में आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो आर्किटेक्ट बनाता, पीएमसी का बंदा बनाता। आपका डीए डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये आपका P3 तो स्टार्ट फिजिबिलिटी से लेकर ओसी तक जब तक आएगा, वो सोसाइटी एक अपॉइंटमेंट करती है एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट मैनेजमेंट को, पीएमसी को अपॉइंट करती है। तो उसका फीस लाखों रुपए में होता था, मान लो एग्जाम्पल 15 लाख 20 लाख जो भी XYZ। तो वो ओवरऑल जो पैसा होता है वो डेवलपर ही देता है, रिम्बर्स करता है, मतलब सोसाइटी को देता, सोसाइटी पीएमसी को देती। इस तरह से ट्रांजेक्शन होता था। जो पीएमसी का चार्ज होता है वो डायरेक्ट पीएमसी को नहीं मिलता डेवलपर, क्योंकि वो सर्विस दे रहा सोसाइटी को, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सर्विस दे रहा पीएमसी। तो वो बिल्डर देता है किसको? सोसाइटी को, अकाउंट में सोसाइटी देती है पीएमसी को, ऐसा। तो इट इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस विच द बिल्डर और डेवलपर, जो डेवलपर है वो सोसाइटी को बहुत तरह के कंपनसेशन देता है, जो रेंट पे बाहर जाते हैं मेंबर उनको रेंट देता है। उसी तरह से जो पीएमसी का खर्चा है वो बेसिकली बिल्डर दे रहा है ना? करेक्ट। बिल्डर दे रहा है, सोसाइटी फिर पीएमसी को दे रही है, बिल्डर सोसाइटी के अकाउंट में देता है, सोसाइटी पीएमसी को दे रही है ना? तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर तो कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंट किसको सर्विस दे रहा है? सोसाइटी को दे रहा है।
ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर और रेसिपिएंट का रिलेशन जो है वो पीएमसी और सोसाइटी के बीच है। पीएमसी वाला कोई बिल रेज करता होगा सोसाइटी के ऊपर, अब ये खाली सोसाइटी जो अपना खर्चा है वो डेवलपर के ऊपर पास ऑन करती है। तो डेवलपर के साथ जो उनका एग्रीमेंट है उसमें ये कंडीशन होगा कि सोसाइटी विल अपॉइंट ए पीएमसी फॉर ओवर राइट फ्रॉम फिजिबिलिटी टू अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसका जो खर्चा होगा वो बिल्डर ही देगा, और बिल्डर सोसाइटी को देगा, सोसाइटी पीएमसी को पेमेंट करेगी। तो ये ट्रांजैक्शन जो पीएमसी और सोसाइटी के बीच है उसकी टैक्सेबिलिटी अलग चीज है, और बिल्डर जो सोसाइटी को दे रहा है ऑन अकाउंट ऑफ पीएमसी, वो ऐसे और भी जो बिल्डर खर्चा कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी इन कंसिडरेशन दैट सोसाइटी इज अलाउिंग हिम टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल एरिया, उसमें वो हार्डशिप अलाउंस वगैरह सब आ जाते हैं। तो उसमें तो बेसिकली हमको ये डिसाइड करना है कि वहां कोई सप्लाई का एलिमेंट है कि नहीं है। आर वी टॉकिंग दैट बोथ आर सप्लाइंग टू ईच अदर, मतलब सोसाइटी भी उनको सप्लाई कर रही है डेवलपमेंटल राइट्स, तो वो एक सर्विस हो गया विच सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग टू द बिल्डर। इन दैट केस तो वो सोसाइटी लायबल हो जाएगा उसके ऊपर जीएसटी डिस्चार्ज करने के लिए, जो 18% जेडीए पे आ रहा है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर के ऊपर। और अब अगर बिल्डर सोसाइटी को कुछ पेमेंट कर रहा है हार्डशिप अलाउंस या ऑन अकाउंट ऑफ पीएमसी, तो डज इज इट ए सप्लाई, is the all the elements of supply satisfied there? So unless we go to the basics, ये इसका कोई आंसर क्लियर नहीं होता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमको देखना पड़ेगा। सर इसमें मैंने देखा है कि जितने कोटेशंस होते हैं, मनीष जी, राधेश्याम जी, इसमें जितने कोटेशन होते हैं जो पीएमसी देती है सोसाइटी को, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या सर्वे या फिर टेंडरिंग करना है, न्यूज़पेपर के जरिए टेंडरिंग करना न्यूज बिल्डर को, तो वो जो भी चार्जेस होता है प्लस जीएसटी ऐड करके ही कोटेशन दिया जाता है। हाँ, तो एग्जैक्टली वो उस केस में पीएमसी इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड सोसाइटी इज द रेसिपिएंट। करेक्ट। ठीक है, तो उसका पेमेंट तो सोसाइटी के अकाउंट से ही जाएगा। अब सोसाइटी वो खर्चा अलोंग विद जीएसटी उससे ले रहा है बिल्डर से, तो बिल्डर ने in consideration of having received the development rights, सोसाइटी को जो जो चीजें दी हैं उसमें एक तो ये दिया है कि उनके ओरिजिनल मेंबर्स को फ्लैट के बदले फ्लैट बना के देंगे। उसके अलावा हार्डशिप अलाउंस, पीएमसी का खर्चा, और कोई एडिशनल एफएसआई लेना पड़ा, एडिशनल टीडीआर लेना पड़ा, तो उसका खर्चा ये सब कुछ बिल्डर दे रहा है। तो वहां पे क्या कोई सप्लाई एलिमेंट ऑफ सप्लाई है उस खर्चे पर? जैसे उस दिन अभी लास्ट टाइम जब एक सेमिनार में हम लोग थे, वहां पे ये बात जैसे संजय जी भी थे पीसीआईटी, तो वहां पे जो इसे मेरा व्यू ये था कि जो एक्सपेंस है बिल्डर के लिए, इट इज नॉट एन इनकम टू द बिल्डर ना। हमको जीएसटी किस चीज पे हमको देना पड़ता है? जो पैसा हमारे अकाउंट में आता है, हमने किसी को बिल किया अलोंग विद जीएसटी और उसने हमको पेमेंट किया, तब तो हम लायबल है टू पे जीएसटी। बट अगर हमने ही पेमेंट किया उल्टा सोसाइटी को, हार्डशिप अलाउंस, पीएमसी का खर्चा, तो उसमें हमारी क्या जीएसटी की लायबिलिटी आती? इट इज एन एक्सपेंस टू मी। तो इनकम टैक्स में टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर का जब हिसाब किताब होगा पूरे साल भर का, तो उसमें वो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वेदर इट विल बी ट्रीटेड इन इनकम इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी और सोसाइटी मेंबर्स, वो एक अलग चीज है। क्योंकि ये भी तो सोसाइटी, पीएमसी वाला खर्चा भी तो सोसाइटी के अकाउंट में ही पहले आ रहा है ना, सोसाइटी उसको रिइंबर्स कर रही है, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें जीएसटी की लायबिलिटी को हम कैसे यस सर, निर्धारित थैंक यू वेरी करते हैं? मच मनीष जी, क्या सर। मनीष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक चीज क्लियर सर ने कर दी कि सोसाइटी जो पेमेंट करेगी पीएमसी को, पीएमसी उसका बिल रेज करेगी और पीएमसी उसके ऊपर जीएसटी रिकवर करेगी। करेक्ट? तो उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। 18% जीएसटी विल बी चार्ज बाय पीएमसी टू द सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी इज द रिसिपिएंट एंड दे विल पे। Now the second element is that builder is giving various things to the society or their members. The first is that maybe PMC charges. Then second element what he may give is he is giving hardship allowance. Correct? Third is
डिसलोकेशन का जो शिफ्टिंग अलाउंस देता है, हार्डशिप या रेंटल जो भी देते हैं, हाँ। हाँ हाँ हाँ, और रेंटल वो बोलते हैं, लेकिन सर एक्चुअली एग्रीमेंट में हार्डशिप अलाउंस ही लिखते हैं, बिकॉज रेंटल तो हो नहीं सकता है, तो विल कंसीडर हार्डशिप अलाउंस। देन कॉर्पस देते हैं। तो ये 4-5 चीजें जो अलग अलग बिल्डर देता है, तो बिल्डर इज नॉट सप्लाइंग एनी सर्विस टू एनीवन। जो सर ने क्लियर कहा कि ये तो बिल्डर का खर्चा है, इसकी इनकम है ही नहीं, तो इट इज नॉट द सप्लाई बाय द बिल्डर टू द सोसाइटी और टू द सोसाइटी मेंबर्स। यहाँ पे एक Second क्लैरिटी, element is Now, second element is whether this is a supply from the society or the members to the developer. That is another question which need to be answered. All these 4-5 types of expenses. My view is that supply, if it is a business transaction, then and then only the supply will trigger, otherwise supply will not trigger. So whether the member, society member, who is getting a hardship allowance or who is getting a shifting allowance, month on month basis or maybe one time shifting allowance, whether they are into this business, the answer is definitely no. So whether it is a supply from the member to the builder, so answer in my view, no. But again, it will be difficult to defend and there is no case law as such on this. Department may take a view that business is a term, business is very wide. If it is a singular transaction, then also it will be a business. If you go with that element, then it may be taxable, but it may be taxable if it may be taxable. I am not saying it is taxable. If remote chance it will be taxable, then it will be taxable in the hand of the society members, not in the hand of society. Because shifting allowance, all these things is received by a member. Again, 20 लाख का उसको definitely उसमें भी limit मिलेगा. Whether he is registered, not registered, all these elements need to be seen. Second is that PMC के लिए जो उसको पैसा आ रहा है सोसाइटी को, या सोसाइटी को कॉर्पस आ रहा है, तो वो जो भी पैसा आ रहा है, that is the service what society is supplying to the developer is again a transfer of FSI, TDR, etc. उसको खाली ये शक्ल आपने कोई और चीज का पैसा बोल के दे रहे हैं, लेकिन है तो एक्चुअली वो उसी लिए, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट TDR एक्सेट्रा is exempt in the hand of the landowner. Landowner is the society. And if any tax is to be paid, has to be paid by a developer on the TDR portion at the time of possession, if any unsold is there. So which already I have discussed, Tausi Bhai was also there with the help of example 1.5 crore or 5.4 crore. So accordingly, you have to take a call. I hope I have clear with this on the entire gamut of redevelopment. Whatever charges builder is paying to the society or the member, as the case may be. सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था सर, कि हम ये रीडेवलपमेंट में जो एडिशनल FSI गवर्नमेंट को पे करते हैं, मान लो म्युनिसिपैलिटी को पे करते हैं, या फिर कोई बिल्डर जो है वो म्युनिसिपैलिटी को पेमेंट कर रहा है FSI का, तो उस गवर्नमेंट तो उसमें कोई GST लेती नहीं है, तो अंदर RCM बिल्डर इज लायबल टू पे GST, या फिर जो अनसोल्ड पोर्शन है एट द टाइम ऑफ बी उस पे प्रोपोर्शनेट करेंगे, या फिर उस पे GST एप्लीकेबल नहीं होता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास से हम लोग एडिशनल FSI परचेज करता है कोई भी बिल्डर, तो उस केस में ये चीज लगेगी RCM वाली कि नहीं लगेगी सर? तो जो RCM का नोटिफिकेशन है वो बोलता है कि दिस इज इन केस ऑफ JDA, करेक्ट? यस. लैंड ओनर और ये जब JDA में एंटर करते हैं तो ये एग्जेम्पशन वाली बात आती है. अदरवाइज देर इज नो सच एग्जेम्पशन ऑन TDR और FSI. सो गवर्नमेंट से जो बिल्डर ने लिया या गवर्नमेंट से जो सोसाइटी ने लिया, उस पर कहीं पे भी कोई एग्जेम्पशन है नहीं. दैट इज व्हाट माय व्यू इज. तो अगर मान लो 2 CR या 3 CR अगर हम किसी भी म्युनिसिपैलिटी को बिल्डर पे कर रहा है, तो उस पे 18% पे करना पड़ेगा. उसमें बचने का रास्ता किधर है सर? आप भी समझ रहे हो कि रास्ता है नहीं, the way the law has been drafted. So actually this entire scheme need a relook and accordingly it should be drafted.
That is what my view is. इसमें एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये हाँ जो सर। ये अभी जो कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है ना, जिसमें हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो टीडीआर है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, जेडीए के अंदर जो डेवलपमेंट राइट्स सोसाइटी ट्रांसफर करे या कोई लैंड ओनर प्रमोटर ट्रांसफर करे एक जेडीए बना के, दैट इज टैक्सेबल एट 18%. तो इन दैट केस द अपेलेंट हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट. मैं किस कोर्ट का नाम भूल रहा हूँ, ये केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है या कहीं का है अभी ये. दिस हैज बिकम ए वेरी बर्निंग इशू. तो अभी 9 तारीख को 9 सितंबर को जो 54th काउंसिल हो रहा है, जीएसटी काउंसिल, उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन फाउंड ऑन दिस, बिकॉज ये इतना बड़ा बर्डन है. क्योंकि नॉट ओनली अभी आपने कहा एफएसआई या टीडीआर खरीदे 2 करोड़ का 5 करोड़ का, तो उसके ऊपर 18% देना पड़ गया, वो तो एक चीज है. लेकिन वो जो पूरी वैल्यूएशन कर रहे हैं कि आपने एक डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया, तो पहले तो सोसाइटी या लैंड ओनर ने उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया, अपना जो भी मकान है ये है कि उसको तोड़ करके तुम डिमोलिश करके बना लो, वो तो एक चीज है. अब उसके साथ वो डेवलपमेंट राइट्स की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वैल्यू है पर फ्लैट, जो नियरेस्ट फ्लैट बिका है कमर्शियल, उसकी उसकी सारी वैल्यू निकाल के अगर वो 100 फ्लैट में 50 लैंड ओनर प्रमोटर के हिस्से में आया, तो 50 में वो कमर्शियल की वैल्यू लगा करके उस पे 18% लगेगा, और वो फिर रिवर्स चार्ज में बिल्डर को भरना पड़ेगा. बिकॉज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 12/2017 नोटिफिकेशन में सोसाइटी एग्जेप्टेड है. इट इज ऑन द प्रोमोटर डेवलपर हु हैज टू. तो ये इतना बड़ा बर्डन होने जा रहा है. That's why group of ministers has been formed. Let us see what happens. बट ये जो रिवर्स चार्ज का है टीडीआर एफएसआई का, वो तो अभी है 18% इज बीइंग चार्ज. डिपार्टमेंट इज डिमांडिंग एंड पीपल आर पेइंग आल्सो. I totally agree with you. That's why I said it is require a total reshaping of this entire scheme. Because क्या हो रहा है सर कि नटशेल में व्हाट आई हैव सीन, जितना माल मेरा बिक गया एज अ बिल्डर, उसके ऊपर तो मुझे 5% देना ही है. उसके अलावा जितना माल नहीं बिका उस पर भी मुझे जीएसटी देना है मेरी पॉकेट से. बिकॉज बॉम्बे जैसे सिटी में तो रीडेवलपमेंट के अलावा दूसरा काम हो ही नहीं रहा है. छोटे सिटीज में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी जेडीए ही हो रहे हैं, तो जेडीए में अगेन द सेम कॉन्सेप्ट विल कम. नहीं, जेडीए खाली रीडेवलपमेंट का नहीं हो रहा है. ये जो आपका 11/2017 नोटिफिकेशन है, उसमें तो रिहेबिलिटेशन पोर्शन हमारे हिसाब से कवर ही नहीं है. वहां लैंड ओनर प्रमोटर है और डेवलपर प्रमोटर है. वो उस तरह के फॉर्मूले में जहां किसी लैंड ओनर के पास सफिशिएंट चंक ऑफ लैंड है, वो एक एग्रीमेंट बनाता है डेवलपर के साथ 55-45, 50-50, 60-40 के रेशियो में. जितना कंस्ट्रक्शन होगा 60% डेवलपर के पास, 40% इसके पास, एंड ही कैन सेल दैट. जो लैंड ओनर प्रमोटर है, ही कैन सेल हिज पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया, और उसमें वो उसकी क्रेडिट भी ले सकता है. ये इंटायरली एक डिफरेंट एग्रीमेंट है. इसमें रिहैब पोर्शन कहीं है ही नहीं. इट इज ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. हो क्या रहा है कि 11/2017 नोटिफिकेशन में जहां रिहेबिलिटेशन और की कहीं चर्चा ही नहीं है रीडेवलपमेंट की, उसको भी यही नोटिफिकेशन लगा करके उसमें जीएसटी की डिमांड क्रिएट की जा रही है. बिकॉज अल्टीमेटली द वैल्यू, अल्टीमेटली द लैंड ओनर इज सोसाइटी. दैट्स व्हाई सोसाइटी इज बिकमिंग अ प्रमोटर, एंड इसके लिए इसको जेडीए कंसिडर कर रहे हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस. प्रैक्टिकली दैट इज व्हाट हैपनिंग. सो सी अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बी रीडेवलपमेंट, then SRA development, and then JDA. These are the three different elements, and it has to be have a three different bucket as far as the taxability is concerned. But as of now, all three are put in the same bucket. That is the whole issue is. Just a small interruption. Sir, I have one question. JDA will always be there, whether it is redevelopment or whether it is a greenfield project. JDA will always be there unless the developer owns the land also. Suppose a developer builder owns the land also, then he doesn't need to execute any JDA. Correct. But when there is a landowner is different and developer is different, a JDA has to be there. Question arises, whole confusion is that in rehabilitation, where from in lieu of property is being given, there the taxability is being imposed by the department
the earlier orders of the high courts, where it was said that TDR and FSI is also nothing but benefit arising out of land. Sarvodaya, Cheda housing, Correct. these judgments have been given a go by the government in the notifications which came in 2019, which I am telling in at every platform. When these notifications will be challenged, high courts may strike them off because they have taken a view that TDR FSI is nothing but a benefit arising out of that. Correct. That's what I started my presentation also, whether it is immovable property, whether it is land, or what it is. So I'm just discussing about what notification says in a plain vanilla. Again, it is a big dispute whether development right is itself is taxable or not, Yes. or whether it is Now a service. it has reached Supreme Court. Sorry, Yeah. sir, I have one question. Suppose there is a cooperative society comprising its members. There is a builder that approaches the cooperative society for carrying out the redevelopment, which is essentially nothing but demolishing the existing flats and providing new flats to the existing members. In such a case, what's going to happen is that the builder is going to buy the TDR, buy the FSI, as well as provide new flats in exchange of the old flats that were demolished by him. In all these process, at any point in time, is a GST liability intended to be imposed on the cooperative society members, or what is the interpretation or stand of the law at this stage? Because if you say that the liability should be borne by the members, my sense is the entire redevelopment activity will stop. A very good question you have asked. And in the last meeting, this Saturday, we were discussing with Radhesham Sharma ji in MNS office only. I think Sharma ji will be the right person to give his view on the same. Sharma ji, जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, same question he is asking. As far as a previous departmental officer and presently practicing lawyer, I am concerned, I have a clear view on this from the very beginning. And today or tomorrow, actually what has happened in GST, till now only so-called notices have been issued. Adjudication orders are yet to be passed. And therefore, these laws have not been tested in high courts. All these notifications which came in 2019, where the development rights itself were brought under tax net. First, the notification 4/2018 had come. There, the government tried to say that both parties are supplying service to each other. Means the housing society or the landowner, because he is giving a development right to the builder, they are also supplier of services. And since builder is providing construction service, he is also a supplier of services. So both parties are supplying service to each other. It is such a contradictory notification. The day it will be challenged, it will be struck down by the courts. But somehow, because adjudication orders have not been passed, just now so-called notices have been issued that too for 2017-18. Just now that phase is over. So when they will reach the courts, I am very much convinced that they will be struck down. Once they are struck down, there will be no liability on the society. Even now, because of the criteria that there should be a business. If the society is entering into a business, is it their regular business to every time demolish a house and make new houses? If it is not a business, then Section 7 does not apply. But today the fact is that there is no unanimity of opinion even among the taxpayers, tax practitioners. The CA community is widely divided. I can't say same about the lawyers. Lawyers have a clear mind. Whichever lawyers I am talking, they are saying they will be set aside when challenged. But in CA community, many will say कि लगेगा भर दो नहीं तो 5 साल बाद नोटिस आ जाएगा. So that's why many
developers are paying on that, even the societies are also forced to pay, because directly, indirectly, the burden will come on them. So as far as taxability is concerned, it is still a matter to be challenged. It is not clear. Sure, sir. Thanks a lot for your learned views. Thank you. Next question. Or TDR development by the builder already we have discussed. So already it has been answered. The next question is GST liability on non-sale apartment and TDR in redevelopment by the builder. Already we have discussed, and this question has been already answered during presentation. The next question is from Preeti. What is the society liability or individual member liability for GST in case of redevelopment? Already we have discussed that whatever they are getting, already we have discussed. हम लोग अभी लास्ट एक दो क्वेश्चन लेते हैं, देन कंक्लूड करते हैं. यदि जो पार्टिसिपेट में से एक दो क्वेश्चन है, देन सर इफ रिक्वायरमेंट्स योर पीपीटी, तो सर आपकी मेल आईडी और नंबर शेयर कर दें, ताकि लोग आपको मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें. ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा Yes. चैट बॉक्स में भी, Yes. और मेरे प्रेजेंटेशन में भी लास्ट में आ ही जाएगा. बिल्कुल. सो मोर और लेस सुनील जी, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं वही क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड. So if you permit, तो we'll go to the next portion of recent development. Sunil ji, over to you. Thank you very much, Manish ji and Radhesham ji. No, definitely it is my pleasure to be on this platform and definitely discussing this question. Generally webinar में इस तरीके के discussion नहीं होते हैं, and it is very pleasure on my part that I have never felt that I am giving a session in a webinar. So thank you. And whenever any GST transaction comes as a professional to you, as a chartered accountant or maybe as a lawyer, so first I will always say that you should understand the transaction, go through the agreement, and then you should start reading the law and then conclude. So that is from my side. Thank you, sir. Over to you, Sunil ji. मनीष जी, क्या अब चार्टेड जो प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं उन लोगों के लिए ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे हम, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है उनके लिए क्या स्कोप है सर इस फील्ड में? किस फील्ड में? रियल एस्टेट में, रेरा है, आपका जीएसटी है, इनकम टैक्स है, काफी सारे अलग अलग चीजें हैं. तो क्या स्कोप है सर उनको? आप WRC पास्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे, तो क्या उनको एक स्पीच देना चाहेंगे न्यू चार्टेड? सर ऑलवेज देयर इज अ स्कोप, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि एज फार एज डेवलपर इज कंसर्न, रीडेवलपमेंट इज कंसर्न, सोसाइटी मैटर्स आर कंसर्न, सो there is no clarity, there is no clarity from the government side, and each transaction are different from other transaction. So it is again on the part of the government also very difficult to frame a same line of agreement. So multiple views are possible. जैसे कि सर ने कहा कि लॉयर्स की व्यू अलग है, सीए में भी लोग आर डिवाइडेड, सो देयर आर मल्टीपल व्यूज. So definitely there will be a huge scope as far as GST is concerned, as far as redevelopment is concerned, because the stake involved in this kind of contract are in crores and crores of rupees. So any contract a developer is entering with society, with members, so I always suggest that you should always take a view of the lawyer or maybe a chartered accountant or maybe a consultant before signing any agreement. It will help you out. So thank you very much. Over to you, sir. Sir, I have one question. Sir, suppose that PMC charges, if it is in the agreement, it has been mentioned that it is to be borne by the builder. So it does not sound like the service has been provided and GST be liable for that, or some. Payalji, thank you very much for your question. So that's what I said. How your agreement has been drafted, it's very important. Generally, हमने जो देखा है कि PMC has been appointed by the society for taking care of the society as well as their members. If PMC is appointed by the developer, so again you have to see who is the service recipient and who is the service supplier. And definition of service recipient is given and service supplier is given. So accordingly, if builder is a service recipient, then PMC will recover GST from the builder.
But the question what has been asked in the chat box, where the society builder is giving money to the society and society has appointed PMC. So in that scenario, the society becomes the recipient of the service. But again, it depends on the contract, how you enter into a contract. What is the fact of the case? Okay, sir. Thank you. I got it. Thank you. Thank you. Sir, there is in this redevelopment, as sir said, there is a lot of ambiguity. I was approached by one kind person, but he's also PMC, and they were evaluating whether the builder can enter into a partnership with the society or the society members to deem the entire project as self-development by getting the parcel of land in the partnership. D'Souza sir, but I have not come across any such case. So difficult for me to answer without going through the agreement. But what kind of cases I have seen is that builder self development के case में society appoints builder as a PMC and they say you are my PMC and जो भी purchase करना है steel है cement है labor है everything will be on the account of society and he will only manage and for that he will charge some fees or he will get some right in the flat to sell. So this kind of agreement I have seen, but the agreement you are saying whether partnership can be entered, so I am not sure whether societies are allowed to, housing societies are allowed to enter into a partnership firm. So I am not Okay. expert in housing society matter. So first you have to legality, you have to check whether it is permissible. Correct. Understood, sir. Just a small Yes. interruption or a clarification from a lawyer's perspective. When you are coining, you have coined a word self redevelopment. The word self means there are not two persons. There is only one person who is doing the development. So when society itself or any individual himself is developing his property, there is no provider-recipient relationship. So Section 7's definition of supply is not satisfied. So the question of there being a partnership doesn't arise because it is a self. Okay. No partnership deed can be executed between two persons when the model is self-developed. Got it. Correct. Thank you, sir. Thank you, राधेश्याम शर्मा जी. जो मुद्दा है ये काफी अभी ज्वलंत मुद्दा है और इस पे दो बातें हैं जो अभी जीएसटी काउंसिल तक पहुंची हुई है. एक जो ये रिहेबिलिटेशन पोर्शन के ऊपर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पहले ही बन गया था जिसमें 3 स्टेट के मिनिस्टर्स हैं. एक तो महाराष्ट्र के ही हैं, बिहार के हैं, एक और कोई स्टेट के हैं. बट समहाउ वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का फाइनल रिपोर्ट नहीं आने की वजह से ये मैटर लटका हुआ है. इसमें ये 52nd काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें ये एजेंडा पॉइंट था. अभी लास्ट 53rd हुआ है, उसके पहले जो 53rd था समटाइम इन सितंबर अक्टूबर 2023 इट वाज वन ऑफ द एजेंडा पॉइंट्स. लेकिन महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज होने से यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए बार और उसकी वजह से वो रिपोर्ट नहीं आई, वो भी लटका हुआ है. और अभी जो 54th काउंसिल की मीटिंग हो रही है 9 सितंबर को, उसमें ये पॉइंट जो है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स है उसके ऊपर जो 18% टैक्स को एक केरला या किसी हाई कोर्ट ने सही ठहरा दिया है जिसके अगेंस्ट अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है. अपेलेंट हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट. आई एम नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग इट विच हाई कोर्ट एंड विच केस. तो वो because matter has gone in Supreme Court, so this GOM has been formed. So these two things are a glimmer of hope for all these stakeholders that अगर मिनिस्ट्री से या जीएसटी काउंसिल से ही कोई क्लेरिफिकेशन आ जाएगा on these two things. Both are two different things. Just to make it clear that both are different things. JDA के ऊपर TDR के ऊपर जो 18% लगना है वो एक अलग मुद्दा है और जो कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर जो 5% का बोझ है वो क्या फ्री फ्लैट्स या सोसाइटी मेंबर्स को भी लगना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है. उसके अलावा ये जो बाकी पेमेंट्स के हैं जो बिल्डर का खर्चा है एक्चुअली
ये सारा पीएमसी वाला खर्चा हो या टीडीआर का खर्चा हो, हार्डशिप अलाउंस का खर्चा हो, उस खर्चे के ऊपर भी जीएसटी मांग रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स अगर मिनिस्ट्री से क्लियर हो जाता है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट अल्टीमेटली, अदरवाइज फिर ये कोर्ट्स में मामला पहुंचेगा, कोर्ट से डिसीजन होगा तभी होगा। तब तक वी हैव टू बी रेडी फॉर द बैटल। दैट्स ऑल। यस, थैंक यू वेरी मच राधेश्याम जी, शर्मा जी धन्यवाद, मनीष जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।